नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे कृषि भूगोल में। कृषि प्रादेशिकरण में जो है, इसके सीमांकन की जो विधियां हैं, ये किसने दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे और किसने विद्वान है। साथ ही इसमें सत्स्य के बारे में पढ़ेंगे, सत्स्य गहनता में कितने लोग सिद्धांत दिए हैं। उसमें जो है आपके जो भी मेथड जिसके द्वारा दिया गया है, जो सूत्र दिए गए वो भी मैं बताऊंगा। सीक्वेंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी मैं बताऊंगा। कोई परिभाषा किसी ने दिया है, कोई कोटेशन जिसे कहा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। प्रारंभिक सीमांकन देख लेते हैं, किसने शुरू किया था। तो बेकर ने किया था, बर्च, बुकानन, इंजेलब्रेस्ट, क्लार्क। पूछे क्वेश्चन कि प्रारंभिक सीमांकन जो है कृषि में किसने किया था, तो ये जो है भूगोलवेत्ता ने किया था। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो पोलैंड के जो है कोस्त्रोवस्की जो है, ये किए थे। इसमें भूमि उपयोग सीमांकन कर प्राधिकरण को नया मोड़ दिया था। ह्यूटेल्सी 1936 में 5 आधार पर जो है कृषि का प्राधिकरण किया था। तो कौन कौन से आधार हैं, जैसे आप जान रहे हो, पूछा गया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे एग्जाम में ये फेमस हो गया। आधार पूछा जा रहा है, एमपी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, जैसे नेट में पूछा जा रहा है। तो पहला आधार जो था फसल और पशुपालन संयोजन, ठीक है। क्रॉप एंड लाइव स्टॉक जो है, इसके बारे में पहला पूछा जाता है। दूसरा जो है, आप देखोगे यहाँ पर फसल उत्पादन और पशुपालन की विधियां, इनका जो हो गया। तीसरा जो हो गया श्रम, पूंजी और संगठन का विनियोग। चौथा हो गया कृषि उत्पादों के उपभोग का ढंग। और पांचवा हो गया यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग। तो ये 5 जो आधार है, जिसके आधार पर कृषि प्राधिकरण किसने किया था, व्हिटलसी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आधार के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। बाकी इसमें और जो इनके बाद से भूलकताएं हैं, क्या क्या काम किए हैं और उन्होंने आधार बनाया, तो आधार उनका याद रहे या ना रहे, किसने काम किया ये जान लीजिए। निकोलस हेल्बर्न जो आए थे 1957 में, 3 आधार लिए थे। उपज का प्रकार, उपभोग का पैमाना और श्रम पूंजी गहनता, इन्होंने आधार लिया था। रेट की निकोआ 1962 में 3 कारक इन्होंने भी लिया था, जो था जैविक कारक, तकनीकी कारक और आर्थिक कारक इन्होंने लिया था। फिर से एक और आते हैं, आर एस थॉम्सन, ये 1962 में 3 आधार लेते हैं। खेत का उद्देश्य, तकनीकी जो स्तर होता है, और फसल, पशु, साचर, ये इनका 3 आधार हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो कोस्त्रोकी हैं विश्व कृषि प्रारूप में, जो इन्होंने भूमि उपयोग सीमांकन कर प्रादेशिक को नया मोड़ दिया था, इसमें इन्होंने जो अपना आधार लिया था सामाजिक, फिर से परिचालन, उत्पादन और संरचनात्मक। ये इनकी कृषि विश्व कृषि प्रारूप के लिए कोस्त्रोकी का जो है आधार है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोस्त्रोकी का, पोलैंड के थे ये। अब इसके और आगे जाए तो कृषि के प्रकारों का निर्धारण जो किया है, प्रकारों को, तो ये जो है वान रोयन है 1954 में, टिमोन से है 1944 में, फिर से फेयर है 1965 में। तो इन्होंने कृषि के प्रकारों का निर्धारण किया है। ध्यान रखिएगा, कृषि के प्रकारों का निर्धारण वान रोयन 1954, टिमोन्स 1944 और फेयर जो है 1965 में किया है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान किस पर दे सकते हो, ध्यान आपको देना है कोस्त्रोविस्की, ठीक है। कोस्त्रोविस्की या कोस्त्रोविकी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हेटल्सी सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ ही ये जो है प्रारंभिक सीमांकन जो किए थे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। निकोलस हेल्मबर्ग और रेट जो है किनिकोआ और यहाँ पर आर एस थॉम्पसन, इन लोगों का आप लोग बस देखिएगा कि इन्होंने कृषि प्राधिकरण में जो किस सन में इन्होंने प्राधिकरण किया था। आधार आप ध्यान दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, काम चल जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हिटलसी के बाद किसने किया, तो ये आधार जानोगे तभी आप कर पाओगे, और इनका सन याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी सीमांकन के बाद हम लोग कृषि प्राधिकरण की जो तकनीकें होती हैं, कौन कौन से तकनीक यूज किए जाते हैं कृषि के प्राधिकरण करने में, ठीक है। ऐसे नहीं ना किसी को बांट दो, किसी भी प्रदेश को। तो इसमें कृषि प्राधिकरण की अगर टेक्निक्स देखें हम लोग, इसमें समय समय पर देखो वो तकनीकों का प्रयोग किया जाता रहा है। इसको 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग देखोगे, इसमें क्या लिया जाता है, मानकी लिया जाता है। मानकी में सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित सीमांकन किया जाता है। दूसरा हो गया आपका अनुभवात्मक, एम्पिरिकल जो होता है, प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव पर निर्भर होता है। तीसरा हो गया एकाकी तत्व, सिंगल एलिमेंट जो होता है, एक प्रमुख कार्य जैसे फसल या मिट्टी पर जोर दिया जाता है।
चौथा हो गया सांख्यिकी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें गणितीय और मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाता है। और पांचवा है समग्र बहुमुखी, कंप्लीट मल्टीपल जो होता है फैक्ट होता है, इसमें सभी प्रमुख कारकों का एकीकृत और व्यापक अध्ययन किया जाता है, मतलब सभी चीजों का क्या किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, फिर से उसका व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है कृषि प्रादेशिकरण के 5 प्रमुख टेक्निक्स है, जिससे कृषि प्रादेशिकरण को हम लोग ये जानते हैं उसमें टेक्निक प्रयोग करके कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या और इसमें और हम लोग अच्छा कर सकते हैं अपने फसलों के लिए, ठीक है, मृदा में क्या और अच्छा कर सकते हैं, तो यही टेक्निक यूज किया जाता है। तो ये टेक्निक 5 एलिमेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये 5 टेक्निक, अब इसको हम विस्तृत करेंगे। मानवीय जो टेक्निक आता है इसमें किसने काम किया था, मानवीय टेक्निक, ये देखो सिद्धांतों और आदर्शों पर जो है ना, इसमें तो किसी ना कोई तो सिद्धांत दिया होगा। मानवीय टेक्निक का यूज किसने किया था, वान थ्यूनन। आगे देखते हैं कौन कौन करता है। तो कृषि प्रादेशिकरण तकनीकों में व्यक्तिनिष्ठ या मानक विधि तकनीक किसने किया यूज, वान थ्यूनन का पहला इसमें मॉडल आता है। तो ये जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि की व्याख्या किया इन्होंने, इसमें दिमाग की उपज होती है, उसके बाद से काल जो होता है काल्पनिक एकाकी राज्य होता है इनके सिद्धांत में। तो दिमाग की उपज में क्या होता है, वास्तविक जगत के आंकड़ों पर नहीं, तार्किक मान्यताओं पर आधारित होता है, जैसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये चीजें यहाँ पर हो सकती है, इस खेत में, इस प्रदेश में, ठीक है, तो ये दिमाग की हमारी उपज होती है। वास्तविक चीजों पर हम नहीं जाते हैं, तो दिमाग की उपज में जैसे घर बैठे आप सोचो कि हमारे खेत में ये चीजें इस समय प्रयोग हो सकती है, तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें इसीलिए व्यक्ति जो निष्ठ विधि होती है उसमें पहला जो होता है दिमाग की उपज। दूसरा जो विधि होता है काल्पनिक जो एकाकी राज्य होता है, इसमें क्या होता है, जहां सब कुछ आदर्श है। आदर्श मतलब एक जो है बाजार, समान उपजाऊ मिट्टी, समान परिवहन लागत, मतलब ये सब आदर्श हैं, ये मान लिया गया है। जहां पर एक प्रकार की बाजार होती है, समान उपजाऊ मिट्टी होती है, समान परिवहन लागत होती है। अब पूर्व निश्चित दशाएं क्या हो सकती है, तो एक बाजार जैसे बोला हूं, समान उपजाऊ भूमि जैसे बोला हूं, यहाँ पर समान परिवहन लागत में जैसे बोला हूं, समतल धरातल। अब जब इतना ये कर लेते हैं तो ये बोलते हैं कि जो मेन जो केंद्रीय बाजार होगा, जब बाजार है वहां पर क्या चीजें होंगी, दुग्ध वाली चीजें होंगी, ठीक है, दूध वाली चीजें यहाँ पर होंगी। दूध वाली चीजें अब जैसे आप देखो तो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, डेयरी जो होती है, वेजिटेबल, हरा सब्जी यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, ईंधन लकड़ी होगा, ये देखो सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये आता मानवीय तकनीक में आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तीसरा में क्या होगा, गहन कृषि होगा। चौथा में क्या होगा, कम गहन कृषि होगा, ठीक है। पांचवा में पशुपालन, और छठवां में जो है बंजर भूमि या शिकार के लिए होता है। तो ये हो गया इनके 6 जो है सीक्वेंस पेटियों का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, किन विद्वानों पर प्रभाव पड़ा था इनका, वान थ्यूनन का। तो आर्थिक भूल की इन्होंने तो यहाँ पर नींव रख दी थी। अब एडगर एस डन ने 1954 में आधुनिक सिद्धांतों से जोड़ा इकोनॉमिक रेंट की व्याख्या की थी, ठीक है, इन पर यह प्रभाव पड़ा था इनके सिद्धांत का। इसके बाद से अगस्त लास्ट 1954 में ही बाजार क्षेत्रों केंद्रीय स्थान पर इसको लागू किया था, इनके सिद्धांत को, ठीक है। फिर से वाल्टर इजार्ड को देखो, ये प्रादेशिक विज्ञान में दूरी और लागत का व्यापक प्रयोग किया था। और एक तरह से देखो प्रादेशिक जो विज्ञान है इसके ये जनक भी माने जाते हैं, याद रखना वाल्टर रिचार्ड को, आगे मैं बताऊंगा। फिर से हुबर आते हैं। हुबर जो औषधि सिद्धांत में परिवहन लागत का विस्तार और चमड़े का यूज किया था 1937 में, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गए कि कृषि प्रादेशिकरण की तकनीकें, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ या मानक विधि जो होता है, इसमें वान थ्यूनन का मॉडल जो है आधारित है। क्लियर, और डिटेल इसको जानना है वान थ्यूनन का तो मेरा सिद्धांत वाला सेक्शन जाकर आप देख लो, मैं वहां पे पढ़ा रखा है। तो चैप्टर वाइज में सिद्धांत में उतना नहीं कवर करता हूँ, मैं वो चीजें कवर करता हूँ जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इसके बाद से देखो औषधि सिद्धांत के स्तंभ में देखोगे तो जैसे कि एडगर एस डन, जिस पर प्रभाव पड़ा था वान थ्यूनन का, तो इसको पढ़ेंगे, अगस्त लास्ट को पढ़ेंगे, वाल्टर इजार्ड को पढ़ेंगे और हुबर को पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसमें आप देखें तो एडगर एस डन को देख लेते हैं। तो इसमें इनकी पुस्तक दी, द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसका है, ये एडगर एस डन। देखो इतना डिटेल आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत मेहनत करो, इंग्लिश बुक खरीदोगे तब मिलेगा, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी देख लो आप लोग। तो ये जो पुस्तक जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 1954 में आई थी। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। मूल सिद्धांत आर्थिक लगान का इनका था,
आर्थिक इकोनॉमिक रेंट थ्योरी किसने दिया है? तो एडगर एस डन ने दिया है, ठीक है। इनकी पुस्तक द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन पर प्रभाव वान थ्यूनन का और आधुनिक अर्थशास्त्र का पड़ा था। तो इन्होंने एक सूत्र दिया था, निर्णय लिया था आर्थिक लगान के लिए, आर बराबर जो होता है वाई कोष्टक में पी माइनस सी माइनस वाई टी डी, ठीक है। तो आर का आर्थिक लगान होता है, जिससे मतलब लाभ क्या मिला, वाई बराबर होता है प्रति इकाई उपज, पी बराबर बाजार मूल्य, सी बराबर जो उत्पादन लागत, टी परिवहन दर और डी है बाजार से दूरी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी जो है सिद्धांत पूछी जाती है और साथ ही ये जो इनका जो है पुस्तक पूछी जाती है। निष्कर्ष क्या इनका निकलता है, यदि बाजार जो है मूल्य जो है पी जो है ऊपर जाता है या परिवहन लागत जो है नीचे जाता है, जो खेतों का दायरा विस्तार होता जाएगा। क्लियर। अब अगस्त लास्ट का देख लेते हैं, इनके पर भी प्रभाव पड़ा था किसका, वान थ्यूनन का। इनकी पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन, ये 1954 में पूछा गया, याद रखना। इनकी आलोचना जो है वेबर का न्यूनतम लागत, ठीक है, लिस्ट कॉस्ट, ये आलोचना किया था वेबर का, ठीक है। अगस्त लास्ट ने वेबर की आलोचना की थी, 1909 में जर्मन में आई थी, 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वेबर का। ये आप लोग थ्योरी में जाकर पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आलोचना किसका किया था अगस्त लास्ट ने, तो वेबर का किया था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिद्धांत का लाभ अधिकतम करण करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, ये अगस्त लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन दिया था, उसी में इस सिद्धांत को दिया था कि जितना आप लाभ कमा सको वहीं पर जो है इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो अगस्त लास्ट जो मांग शंकु का एक नियम देते हैं, इसमें बोलते हैं कि दूरी ज्यों ज्यों बढ़ती है कीमत जो है आपका बढ़ता है, और उसके बाद से रिजल्ट क्या था, मांग घट जाता है। कि ज्यों ज्यों आपकी किसी फैक्ट्री से दूरी बढ़ेगी ज्यों ज्यों, तो कीमत उसका क्या होगा, बढ़ेगा, ये बोलते हैं कौन, लॉस। अब फिर उसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड जो होगी डाउन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो इन्होंने वेबर की न्यूनतम लागत का आलोचना किया था, अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। षष्ठकोणीय जो है इन्होंने बाजार हेक्सागोनल मार्केट एरिया को अपनाया था ये। तो यहाँ पर आप देखोगे कि षष्ठकोणीय बाजार में जो हेक्सागोनल मार्केट एरिया, जिसमें खाली जगह रह जाता है किसमें, वान थ्यूनन में। तो उसी की जगह लास्ट जो है षष्ठकोण हेक्सागोनल जो लाते हैं, जो गोल होता है वो जगह छूट जाता है, जैसे गोलाकार बनाते हैं कौन, वान थ्यूनन। तो जो लास्ट हैं ये क्या करते हैं, बिना जगह छोड़े पूरा कवरेज और न्यूनतम परिवहन लागत लगे, इसलिए ये क्या करते हैं, हेक्सागोनल बनाते हैं। हेक्सागोनल चित्र के द्वारा जगह ना छूटे, ऐसा ये कवर करते हैं हमारे लास्ट महोदय, ठीक है। तो याद रखिएगा लास्ट महोदय, इनका जो है के वैल्यू होता है ना, मुझे जहां तक पता है, मैं पढ़ा हूँ पूरा, तो ये के वैल्यू इनका जो अस्थिर होता है, बदलता रहता है। और वहीं पर आप देखोगे के वैल्यू अगर उनका पढ़ोगे जाके क्रिस्टॉलर का, तो उनका जो है क्रिस्टॉलर का के वैल्यू हमेशा स्थिर होता है, K3 K4 K7, लेकिन इनका K7 K13 है ना, चेंज होता रहता है, इनका परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारे के वैल्यू का यूज किया था हमारे लास्ट महोदय ने। तो इन्होंने बाजार के संबंध में भी दिया, प्रॉफिट के संबंध में, फिर से फैक्ट्री के भी संबंध में हेक्सागोनल का यूज किया था। अब वाल्टर इजार्ड पर आते हैं, हमारा यहाँ लॉस इंड हो गए। इजार्ड 1956 में इन्होंने लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमिक्स दिया था। इनको उपाधि दी गई है प्रादेशिक विज्ञान का पिता, याद रखना प्रादेशिक विज्ञान का पिता कौन है, वाल्टर इजार्ड है, ठीक है। अब रीटर को कहते हो कि प्रादेशिक भूगोल का, तो प्रादेशिक भूगोल का पिता रीटर है, प्रादेशिक विज्ञान का पिता कौन है, तो वाल्टर इजार्ड है। क्लियर, यहाँ क्लियर रहना, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इनका सिद्धांत जो है, सामान्य सिद्धांत जो है, एकीकरण इनका है, ये सिद्धांत इनका है एकीकरण का। तो ये क्या कहते हैं, वान थ्यूनन का एकीकरण कर लेते हैं, वेबर का कर लेते हैं उद्योग से, और लास्ट का बाजार से, एकीकरण करके ये अपना समग्र सिद्धांत दे देते हैं, एकीकरण सिद्धांत दे देते हैं कौन, वाल्टर इजार्ड। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशन इनका है, प्रिंसिपल है, ये बहुत प्रभावित होता है, जिसके आधार पर प्रादेशिक विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। ये बोलते हैं परिवहन लागत, श्रम और पूंजी जो होता है, ये बोलते हैं ये तीन चीजों का महत्व है। अब कारण जो है इनपुट फैक्टर के रूप में लाभ अधिकतम करने के लिए प्रतिस्थापन संभव है। अब चलिए एडगर ए हुबर की 1937-48 वाला देख लेते हैं, इन पर भी प्रभाव रहा था वान थ्यूनन का। तो इन्होंने पुस्तक दिया था लोकेशन थ्योरी एंड दी शू एंड लेदर इंडस्ट्री 1937 में। अब ये जो है शू एंड लेदर इंडस्ट्री पूछा गया था, किसने काम किया इसमें, तो ये हुबर ने किया था। ये 2025 के यूजीसी नेट के एग्जाम में आई थिंक या 24 में पूछा था।
सिद्धांत जो है परिवहन लागत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनका है। तो हमारे हुबर महोदय बोलते हैं कि जो है मार्ग जो है, जो लागत होती है दूरी के साथ बढ़ती है, जो दूरी बढ़ती है लागत बढ़ती जाती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं ये क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि टर्मिनल लागत स्थिर और माल चढ़ाना उतारना कागजी कार्रवाई के लिए तो फिक्स्ड होता है। ये बोलते हैं कि दूरी कितना भी बढ़ जाए लेकिन टर्मिनल जो होता है ना, जो टर्मिनल लगाता है जहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता है, उसका जो हो लागत होता है वो हमेशा स्थिर होता है। ये बोलते हैं। पूछे कि किसके थ्योरी में टर्मिनल लागत स्थिर दिया है, तो हुबर ने ये प्रयोग किया था। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या लिखकर के आता है कि टर्मिनल लागत बढ़ने से लंबी दूरी पर प्रति इकाई लागत घटती है। सीढ़ीनुमा वक्र बनता है इनके में। तो सीढ़ीनुमा किसके सिद्धांत में वक्र बनता है, तो हुबर के। ठीक है। तो टर्मिनल लागत बढ़ने से लंबी दूरी पर प्रति इकाई लागत घटती है। जैसे लंबी दूरी होगी वैसे वैसे प्रति इकाई जो है लागत घटती है। अब ये क्यों घटती है, जैसे कि मान लो हर टर्मिनल लागत पर जो है ये स्थिर होता है, इसकी वैल्यू स्थिर होती है, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। इसीलिए मान लो यहाँ पर अगर 100 रुपया हुआ तो आगे जाके टर्मिनल लागत पर कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। यहाँ भी 100 रुपया ही होगा टर्मिनल लागत। तो टर्मिनल लागत जो उतना ही होगा, तो यहाँ माल चढ़ाएगा कोई, माल यहाँ पर उतारेगा कोई, चढ़ाएगा भी, है ना। मान लो कोई ट्रक वाला एक टर्मिनल लागत पर कोई माल चढ़ाया उतारा, फिर से दूसरे पे जाके फिर से 100 रुपया वहां पर उसका किराया लगा के बात कर रहा हूँ, वहां पे चढ़ाया लगाया उतारा। तो इससे क्या होगा, इसकी जो टर्मिनल लागत है ये जो है बढ़ घट नहीं रही है, स्थिर है। इसीलिए जो है कह रहा है कि ज्यों ज्यों दूरी बढ़ेगी प्रति इकाई लागत घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सामान को तो उतारेगा चढ़ाएगा। तो ज्यों-ज्यों दूरी यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से सामान लिया फिर से यहाँ ले गिराया, तो उसकी जो है जो लागत है ये घटती जाएगी। क्योंकि अगर टर्मिनल लागत बढ़ता रहता, फिक्स नहीं रहता, तो इसको हो सकता है मुनाफा कभी ज़्यादा होता, हो सकता है इसको मुनाफा जो है कम में मिल सकता था। इसीलिए यह निष्कर्ष निकालता है कि टर्मिनल लागत बढ़ने से जो टर्मिनल लागत बढ़ने लगती है लंबी दूरी पर प्रति इकाई लागत घटती है। याद रखना लंबी दूरी पर ध्यान रखना है चीज। ठीक है। तो ये 5 टेक्निक था, पहला हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ये आपको पता हुआ, ये इसमें जो है हुबर, लॉस ये सब काम किए थे, और साथ ही यहाँ पर सबसे पहला काम किया था किसने, वान थ्यूनन ने। अब अनुभवात्मक देखेंगे, उसके बाद से एकाकी अगर होगा तो ये भी देखेंगे, संख्यांकी होगा ये भी देखेंगे, फिर से समग्र बहुमुखी। इसी पांचों में हमारा वीडियो कवर होगा 6वां लेसन का। जो जो इसमें आएगा इसी में सिद्धांत आएगा, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो ये 5 जो एलिमेंट है ना, इसी को मैं बोला हूँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि प्राधिकरण में ये 5 तकनीकें कौन कौन सी है, इनका नाम क्या है, और इसमें कौन कौन सी थ्योरी आती है। तो ये देखो पहला पढ़ाया अनुभवात्मक। अब देखते हैं अनुभवात्मक जो होता है, अनुभव आश्रित जो होता है, इसको देखते हैं। इसमें जो कृषि प्राधिकरण की तकनीकों में अनुभव आश्रित में सर्वप्रथम कौन आया, और मानवीय में अनुभव आश्रित में क्या अंतर है। तो देखो थोड़ा अंतर देख लें, जो अनुभव आश्रित होता है और मानवीय जो होता है, तो मानवीय या मानक जो नॉर्मेटिव जो होता है वान थ्यूनन का, इसमें जो होता है परफेक्ट फॉर्म प्लान होता है, क्या होना चाहिए, आदर्श स्थिति होती है। ठीक है। क्या होना चाहिए हम जानते हैं, पहले ही अज्यूम कर लेते हैं दिमाग में। ठीक है। अनुभव आश्रित में क्या होता है, इसमें बेकर ने बताया, इसमें वान थ्यूनन आती है, इसमें बेकर ने अपनाया सर्वप्रथम। तो इसमें देखो कि वास्तव में क्या है, यथार्थ स्थिति होना चाहिए, एक्चुअल स्थिति इसमें पता चलती है। इसमें हम एज्यूम नहीं करते हैं, जो खेत है उसी को हम मानते हैं। ठीक है। जो फैक्ट्री उसी को हम मानते हैं। एक बात कर रहा हूँ, कृषि प्रादेशिकरण के लिए जो कृषि का एरिया उसी को हम मानते हैं, बेकर बोलते हैं। ठीक है। बेकर यही बोलता है, अनुभव आश्रित में यही बोला जाता है। अब बेकर के वही बेकर की जो योगदान देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। ध्यान रखना बेकर केवल सिद्धांत नहीं, ये विधि बोलते हैं, केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि पर्यवेक्षण और आंकड़े हैं, ये बेकर बोलते हैं। इसमें पर्यवेक्षण में क्या होता है, वहां पर तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, मिट्टी कैसी है, फसल कैसा है, के वास्तविक आंकड़ों का यहाँ पर जो होता है मिलान होता है। तब जाके अनुभव आश्रित सिद्धांत कृषि प्रादेशिकरण में दिए जाते हैं। तो बेकर ने मक्का पेटी में प्रादेशिक भूगोल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया था। अमेरिका के जो मक्का पेटी था, विशिष्ट जलवायु और मिट्टी पर इन्होंने काम किया, और मक्का और पशुपालन का जुड़ाव बताया इन्होंने। ठीक है। ये किसने बताया, बेकर ने। इन्हीं को देखकर बुकानन बोलते हैं, बेकर को देखकर, कि यह अध्ययन इतना सटीक था कि दशकों तक माना गया। ठीक है। बेकर का जो अध्ययन इतना सटीक था कि दशकों तक माना गया। एक लेख श्रृंखला आई थी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी,
1926 से 1930 के बीच ये आई थी। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रकाशित हुआ था ये। सारांश में अगर देखोगे तो अनुमान जो होता है क्वेश्चन से, तथ्यों से, डेटा पर आधारित होता है। उसके बाद से यहाँ से हम क्या करते हैं, भूगोल का आधार बनाया जाता है। वहाँ का जो भूगोल मतलब वहाँ की जो लैंड भूमि है कैसी है, इसलिए इसे अनुभव आश्रित कहा जाता है। अब हमने अनुभव आश्रित देख लिया, अब तीसरा आते हैं। ठीक है, एकल कार की तकनीक में देखें तो ये तकनीक जो है एकल क्यों है ये जान लेते हैं। तो देखो तकनीक की प्रकृति क्या होती है, गेहूं हो गया 40%, सरसों हो गया यहाँ पर 60%। अब ये क्या है कि क्रूड कृषि की जटिलता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसमें क्या है कि गेहूं के क्षेत्र में अगर मान लो वहां पर सरसों है, ठीक है, मस्टर्ड है, अगर अब मस्टर्ड है, ठीक है, तो वो क्या होता है उसका महत्व छिप जाता है उस एरिया में। ठीक है, मान लो यहाँ पर 60% गेहूं है, एक बात कहता हूँ, ये डाटा आगे पीछे हो गया। अब यहाँ पर 40% सरसों है, ठीक है, 40% सरसों है, बस समझना चीज को समझा रहा हूँ। तो एकल इसके कार की तकनीक क्यों कहा गया, तो 40% क्या होता है 60% के आगे छिप जाता है। ये पता नहीं चलता है कि कितना यहाँ पर सरसों हुआ। ठीक है, लोगों को बस खाने उपज से मतलब होता है। अब अगर यही 60% से ऊपर सरसों होता और 40% गेहूं होता, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा सरसों होता या 70-80% होता सरसों, तो क्या गेहूं का महत्व वहां पर क्या होता, छिप जाता है ना, छिप जाता ना। गेहूं 30% होता तो गेहूं का महत्व छिप जाता, सरसों ज्यादा है। जैसे राजस्थान एरिया में चले जाओ, गुजरात साइड में चले जाओ, तो राजस्थान में सरसों ज्यादा होगा, तो किसका महत्व सरसों का हो जाएगा। तो यही कहता है इस तकनीक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एकल कार की तकनीक यूज होता है। इसमें इसके साथ बोए गए चीज का जो महत्व होता है छिप जाता है उस चीज के साथ जिसकी डिमांड ज्यादा है और ज्यादा उसकी प्रतिशत है उस एरिया में। ये जो है ग्रेगर जो है 1970 और मार्गन मुंटन 1971 कृषि भूगोल के विकास का प्रारंभिक चरण में यूज किया था। अब देखोगे इसमें ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो एंजिल जो ब्रेस्ट हैं इन्होंने 1883 में फसलों का वितरण जलवायु से जुड़ा है, एकल फसल के वितरण पर केंद्रित है, इन्होंने अपना ये राय दिया था। इसे इन्हें जो है कृषि मानचित्र का पितामह कहा जाता है। इन्हें किसे, एंजिल ब्रेस्ट को मानचित्र, कृषि मानचित्र का पितामह की किस एरिया में कौन सी फसल बोई गई है उसका इन्होंने मानचित्रीकरण किया था। साथ ही भारत में देखोगे तो भारतीय संदर्भ में जसवीर सिंह बहुत अच्छे काम किए थे। इन्होंने गेहूं की टोकरी और चावल की टोकरी के रूप में या कटोरी के रूप में प्रयोग किया था इसे जो है एकाकी तकनीक को। शब्दावली इन्होंने दिया था, एकल कार की तकनीक के उत्कृष्ट उदाहरण है इन्होंने बताया था गेहूं की टोकरी और चावल की कटोरी। ये विधि किसी क्षेत्र की प्रमुखता को दर्शाती है कि मान लो चावल है, चावल की अगर कटोरी कहा जा रहा तो भारत में पश्चिम बंगाल में, गेहूं की कटोरी टोकरी कहा जाए तो पंजाब में, इस समय तो यूपी हो गया। तीनों ने ये चीजें बताई थी उस समय जसवीर सिंह ने। ये बताया था 1974 और 76 में हरियाणा का अध्ययन किया था। हरित क्रांति के बाद कृषि बदलाव को समझाने के लिए प्रयोग किया था इन्होंने गेहूं की जो है टोकरी और चावल की कटोरी का। ठीक है, यह शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, किसने किया, जसवीर सिंह ने। अब आप देखोगे ये जो भी यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं जसवीर सिंह द्वारा, एंजिल ब्रेस्ट द्वारा या ग्रेगर द्वारा, इसका आलोचना कौन करते हैं। अब बीबर जो है एकल तकनीक को खारिज करते हैं, जो भी दिया गया है, ये बोलते हैं किसान जोखिम कम करने के लिए फसलों का मिश्रण उगाता है, एकल तत्व नक्शा अति सामान्यीकरण और भ्रामक है। ठीक है, क्योंकि अगर किसान कोई है जैसे कि मान लो आपके एरिया में गेहूं की उपज उसके साथ सरसों बोया, तो ये बोलते हैं जो सरसों बोया है वो जो है एक जोखिम कम करने का तरीका, मान लो उसको तेल की अगर थोड़ा आवश्यकता है तो सरसों बो दिया, तीसी बो दिया। तो ये इसीलिए एकल तत्व नक्शा को जो एंजिल ब्रेस्ट बताए थे उसको ये अति सामान्यीकरण या भ्रामक बताते हैं। ठीक है, कौन, ये बीबर बताते हैं 1954 में। क्लियर, तो इन्होंने एक तरह से आलोचना कर दी थी एकल तत्व नक्शा को। अब सांख्यिकी तकनीक चौथा देख लेते हैं, इसमें कौन कौन काम किया है। इसमें जो है हार्टसोन और डिकेन, उसके बाद से बहुकार की तकनीक में कौन काम किया देखेंगे, नई सांख्यिकी तकनीक, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जितने भी तकनीक है ये सांख्यिकी तकनीक में है, इसके बाद से पांचवा हम अलग देखेंगे। तो पहले हम ये जो सांख्यिकी तकनीक जो है कृषि प्रादेशिकरण के तकनीक में ये यूज होता है। चौथा तकनीक इसमें कौन काम किया, तो हार्टसोन को पहले देखते हैं और डिकेन को 1935 में इन्होंने काम किया था। इसके बाद से जोन्स जो है इनका योगदान रहा 1930 में,
तो हार्टसॉन और डिकन ने समान रेखा विधि को आधार बनाया और गुणात्मक से अधिक वैज्ञानिक बताया। गुणात्मक जो विधि थी उससे अधिक वैज्ञानिक इसे बताया था। इन्होंने अनुपात और समान रेखा मानचित्र बना के बताया था कि किस एरिया में किस प्रकार की कृषि हो रही है। ये सांख्यिकी तकनीक से इन्होंने यूज किया था। ठीक है, सांख्यिकी में जानते हो कैलकुलेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हार्टसॉन और डिकन ने इसमें यूज किया। अब दूसरा इसमें आता है बहुकार की तकनीक। ये बोलता है कि ये जो तकनीक है, बहुकार की मतलब बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट इसमें होंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे पशु होगा, मक्का है, मतलब देख रहे हो ना, इसमें सरसों है, गेहूं है, मतलब उगा रहे हो जो, तो पशु हो गया, यहाँ पर गेहूं हो गया, सरसों इकट्ठा करके आप कॉम्बिनेशन करके कर सकते हो। तो इसीलिए अनुभविक जो होता है, एकल कारकी जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, उससे बेहतर इसे बहुकारकी को माना जाता है। ठीक है, ये विधि जो है फसलों और पशुपालन का संयोजन माना जाता है। और इसमें जो है ये विधि जो निकल के आया है, बीबर का जो फसल संयोजन का एक विकसित रूप माना जाता है। इस विधि को बहुकारकी जो तकनीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नई सांख्यिकी तकनीक। इसमें देखोगे आप लोग, सांख्यिकी तकनीक का तीसरा चरण है। आधुनिक भूगोल में कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस के साथ जो है दो उपागम हुए हैं। अब दो उपागम में समूह विश्लेषण और संपोजनात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो इस ये दो आते हैं निकल के, इसमें दो उपागम। समान विशेषता क्या मतलब है कि ये देखो, समान विशेषता ये हो गया, एक ही प्रकार के जो है अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो एक ही समान विशेषता रखते हैं, तो इसीलिए समान विशेषताओं को समूह विश्लेषण में पढ़ते हैं। अब संपोजनात्मक विश्लेषण जो हो गया, इसमें फसल होगा, जलवायु होगी, मिट्टियां होगी, ये लिया जाता है। विभिन्न तत्वों को जटिल संयोजनों को समझना होता है, इसी को हम संपोजनात्मक जो होता है विश्लेषण कहते हैं। पहले हम समूह विश्लेषण देखेंगे, ये उसके बाद संपोजनात्मक विश्लेषण देखेंगे। मतलब ये जो नई सांख्यिकी तकनीक है, इसी का हम अब विस्तृत रूप नीचे पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखो, समूह विश्लेषण में क्लस्टर एनालिसिस में इसमें मार्क के ए बोगेल, एंड्रू के सी बांग द्वारा शोध पत्र आया था, रिसर्च पेपर इनका था ये। इसमें जो इन्होंने दिया था IEEE, ये जो आया था पेपर 1900 जो है 79 में आया था। ये ट्रांजैक्शन ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस PFS क्लस्टरिंग मेथड इसे कहा जाता है। इनका जर्नल है, इसी में ये जर्नल आया था मार्क ए बोगेल और एंड्रू के द्वारा। ठीक है, इसमें ये बताते हैं जो PFS होता है, हम पहले नहीं तय करते हैं कि बेस्ट कौन है समूह विश्लेषण में। इसमें हम डेटा समूहों में इष्टतम संख्या का पता लगाना बिना पहले से तय किए, तो हम क्या करते हैं, बेहतर संख्या का पता करते हैं कि इसमें सबसे बेहतर कौन है। मान लो कि कोई ग्रुप है, उसमें कई लोग आए हैं एक एग्जाम देने, या कोई एरिया है, क्षेत्रफल है किसी का, तो उसमें सबसे बेहतर कौन है वो क्षेत्र हम चुनते हैं या उस व्यक्ति को चुनते हैं। तो समूह विश्लेषण का हम तकनीक का क्लस्टर एनालिसिस का यूज करते हैं। तो किस ग्रुप का लोग या किस खेत का जो एरिया है बेहतर है, इसी तकनीक का यूज किया जाता है। पहले से अगर हम एज्यूम किए हैं तो मान्य नहीं होता, बिना एज्यूम किए, मतलब इसमें हम लोग पूरा टेक्निक यूज करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है, सब कुछ एनालिसिस करते हैं। ये हम अपने दिमाग में बातें नहीं लाते हैं कि कोई कह दिया कि फलाने बेस्ट है, फलाना ग्रुप बेस्ट है, नहीं। हम अपना पूरा जो टेक्निक है यूज करेंगे, उसके आधार पर हम लोग ये बताते हैं कि ये जो है ग्रुप बेस्ट है या ये खेत बेस्ट है। यही था इनका IEEE जो ट्रांजैक्शन ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस PFS क्लस्टर मेथड, ये इनका था, जिसमें इन्होंने पता लगाया कि कौन सी जो है समूह बेस्ट है, बिना हम पहले से तय किए, बिना हम विदाउट जो है तय किए हम ये पता लगा सके कि कौन सा खेत या कौन सा क्षेत्र बेस्ट है या कौन सा ग्रुप बेस्ट है या कौन सा इंसान बेस्ट है। इसी को हम समूह विश्लेषण या क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, संयोजनात्मक विश्लेषण देखते हैं, कॉम्बिनेशन एनालिसिस, जो आपको अभी ऊपर बताया हूं, इसी का दूसरा ये पार्ट है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, विचलित मत होइएगा। यही है संयोजनात्मक या संयोजनात्मक जो होता है, इसी को हम कहते हैं दूसरा, ये वाला आपका है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं संयोजनात्मक विश्लेषण, कॉम्बिनेशन एनालिसिस।
विदेशी विद्वान कौन कौन थे? बीबर थे इसमें, दो ही, थॉमस स्कॉट जॉनसन। भारतीय विद्वान में देखो इतने सारे नाम है, आप लोग विद्वान का नाम एक बार देख लो। इसमें बनर्जी राय, त्रिपाठी मंडल, चौहान, नित्यानंद चक्रवर्ती, तिवारी, कुनियान सिंह, एनपी सिंह, भाई यहाँ पर अहमद सिद्दीकी, पांडे, अय्यर, शर्मा, माजिद हुसैन जी, सक्सेना, रामनिया, यम रेड्डी, अली मोहम्मद। इतने इंडियन भूगोलवेत्ता थे, विदेशी भूगोलवेत्ता इसमें काम किए, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, संयोजनात्मक विश्लेषण में इन्होंने काम किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो विदेशी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार देखते हैं, द्वितीय स्तर पर समूहन इसे कहा जाता है। इसमें सस्य होता है, कोई फसल क्रॉप्स होता है, फिर से कोई पशुधन मतलब कोई जानवर होगा, फिर से कृषि उद्यम होता है, एग्रीकल्चर जो वहाँ पर कोई भवन होता है। संयोजन कॉम्बिनेशन करते हैं इसका। अधिकतम वस्तुनिष्ठता के लिए किया जाता है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी यहाँ प्राप्त हो सके। अब इसके लिए हम जब करते हैं तो इसमें संयोजनात्मक विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं और सस्य संयोजन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सस्य संयोजन की जब बात आती है तो हम लोग जेसी बीबर, रफीउल्ला, स्कॉट और जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद से किकू, कासु, दोई का, डी थॉमसन का, बनर्जी का, कोपाक का, इनका हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग एनपी अय्यर, जसबीर सिंह, माजिद हुसैन का भी पढ़ेंगे जो भारत के मुख्य भूगोलवेत्ता हैं। और साथ ही इसमें अन्य नंसल को भी पढ़ेंगे अन्य में। ठीक है, तो हमने संयोजनात्मक विश्लेषण में इन विद्वानों का नाम लिया, इसको आप जानते हैं, इन्होंने योगदान दिया था अधिकतम वस्तुनिष्ठता के लिए। इसे जो है मेथड का यूज किया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब मेथड कौन क्या यूज किया है देख लेते हैं, कौन सा सूत्र अप्लाई किया। तो पहले बीबर 1954 में सस्य संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन विधि का यूज किया था, बहुत फेमस है ये। इनका सीक्वेंस पूछा था इन लोगों का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी पिछले साल ही पूछा था जो एग्जाम हुआ है, ये सीक्वेंस पूछा गया था, जो भी विद्वान यहाँ दिख रहे हैं। तो जेसी बीबर जो 1954 में इन्होंने मिडिल वेस्ट यूएसए में ये सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत न्यूनतम विचलन विधि था इनका, ये याद रखिए। मिनिमम जो है इनका डेविएशन मेथड था, या न्यूनतम वर्ग विधि भी कहा था, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहा था। ये बोलते हैं कि सैद्धांतिक मानक में ये बोलते हैं कि एक फसल 100% होता है, दो फसल 50%, तो तीन फसल जो होता है 33% जगह लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका ये आप तो ध्यान दीजिएगा, ये आप सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन ये पूछा जाता है, ये बार बार पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। एस एम रफीउल्लाह जो है इन्होंने 1956 में इंप्रूवमेंट लाया था, सुधार लाया था इस विधि में। समस्या बीबर की विधि में अधिक फसलें थी, ये बोलते हैं, तो अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि, ठीक है, अधिकतम धनात्मक बोला जाता है इनकी विधि को, इन्होंने लाया था। ए डी बराबर कड़ी में यहाँ पर दिया है सिग्मा डी स्क्वायर पी माइनस सिग्मा डी स्क्वायर एन बटे एन स्क्वायर। ठीक है, तो बीबर जो टू मेनी क्रॉप की बात करते हैं, इन्होंने रफीउल्लाह ने इस ये जो है ये क्या करते हैं, स्मार्टर और साफ तरीके से बताते हैं, भारतीय कृषि के संदर्भ में अधिक उपयोगी है, क्योंकि ये भारत के थे। तो अधिकतम सकारात्मक विधि का इन्होंने प्रयोग किया था, ये इनका है, याद रखिएगा बस इतना ही। ये पूछा जाता है कि अधिकतम जो है सकारात्मक विधि का प्रयोग किसने किया, अधिकतम धनात्मक विधि का, तो ये हमारे जो है रफीउल्लाह महोदय। किसका ये आलोचना किए थे, समस्या का, तो बीबर की विधि में अधिक फसलें होने के कारण इन्होंने इसमें क्या किया था, सुधार किया था, इंप्रूवमेंट किया था। अब इसके बाद स्कॉट आते हैं, मिश्रित अध्ययन विधि 1957 में दिया है इन्होंने, ये भी पूछा गया है। देखो 56 के बाद 57, ये अध्ययन क्षेत्र तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में किया था। बीबर की विधि जो थी उसमें संशोधित किया और कृषि और पशुपालन दोनों का मिश्रित अध्ययन किया, मतलब कृषि में पशुपालन भी होगा उसके साथ, ये बोलते हैं स्कॉट महोदय। क्लियर, तो हमारा यहाँ रफीउल्लाह स्कॉट दोनों क्लियर हो गया। देखो रफीउल्लाह में थोड़ा चीज समझना है, यहाँ बीबर जो टू मेनी फसलों का एक ही क्षेत्र में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोने के लिए बोलते हैं जो रफीउल्लाह है, ये कहते हैं कि टू मेनी क्रॉप्स का जगह आप तार पर यूज करो, मतलब आप थोड़ा डिस्टेंस कर करके एरिया में वो यूज करो। जैसे देखो यहाँ पर छोटा छोटा एरिया लेकर थोड़ा डिस्टेंस कर लो और फसलों का यूज करो, ये कौन बोलता है, रफीउल्लाह बोलते हैं। स्कॉट बोल रहे हैं कि नहीं भाई, कृषि और पशुपालन का दोनों यूज करो, मिश्रित अध्ययन कर दिए। इसके बाद से आते हैं जॉनसन, BLC जॉनसन, ये जो है 1958 में सरल विधि दिए थे। अध्ययन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में है। इसमें इन्होंने विधि सामान्य क्रम स्थान मापक जटिल सूत्रों के बजाय सापेक्षिक महत्व इनका था। इन्होंने क्या किया कि
कह दिया कि प्रथम जो श्रेणी के उसको 1 अंक दे दो, द्वितीय श्रेणी उसको 2 अंक दे दो, तृतीय श्रेणी उसको 3 अंक दे दो, बस इन्होंने ये कहा। गेहूं हो गया उसको 1 अंक, उसके साथ और कुछ बोए उसको दूसरा, और पशुपालन के तो तीसरा अंक दे दो। ये बोलते हैं जॉनसन महोदय, सरल विधि का इन्होंने यूज किया था। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया। 5वां जो किकू कासु जो है दोई, जापान के हैं। इन्होंने जो विधि दिया था देख लेते हैं। इन्होंने संशोधन बीबर की विधि को सरल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बीबर की विधि में संशोधन किसने किया है? तो ये दोई ने किया। अब याद रखना यहाँ पर, ये बीबर में जो समस्या थी ज्यादा डेंस टू मेनी क्रॉप यूज करने का, उसको सही करने का किसने बोला था? अधिकतम सकारात्मक विधि किसने प्रयोग किया था? रफीउल्लाह ने। तो टू मेनी क्रॉप की जगह बस उस समस्या को सही करने के लिए रफीउल्लाह ने विधि का प्रयोग किया था, अधिकतम धनात्मक विधि का। लेकिन दोई जो है संशोधन कर देते हैं किसके विधि में? बीबर के विधि में। तो यहाँ मैंने ये क्लियर कर दिया, बाद में आप लोग सवाल मत करना, ठीक है। तो दोई 1959 में आता है। संशोधन बीबर की विधि को सरल बनाया संशोधन करके। सूत्र जो था उनका, बीबर का फार्मूला, दोई का जो सूत्र था, इसमें अंतर है। इन्होंने सिर्फ वर्गों का योग किया था, डी स्क्वायर जो है इन्होंने इसी का यूज किया, सिग्मा डी स्क्वायर का, ठीक है। दोई ने सूत्र का संशोधन देखो कर दिया सीधे। यहाँ पर इनका सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन था, इन्होंने बस डी स्क्वायर का यूज किया है दोई ने, ठीक है। महत्व क्या था? आसान गणना करना, परिणाम बीबर के समान ही। बीबर दोई विधि भी इसे कहते हैं, ठीक है। बीबर दोई मेथड भी इसे कहा जाता है, दोई की विधि को। तो इन्होंने जो दिया था जापान की औद्योगिक संरचना और कृषि जो है दोनों को समझने के लिए दिया था कि वहाँ का औद्योगिक संरचना कैसी है और वहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर जाग्राफी कैसी है, दोई ने दिया। क्लियर। इसके बाद से डी थॉमस आते हैं 1963 में। वेल्स में कृषि अध्ययन पर काम करते हैं। इन्होंने गेहूं को और चावल को, ज्वार के बारे में बात किया। इन्होंने बोला कि सुझाव दिया कि ये फसलें लग रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने सुझाव दिया कि शून्य मान वाली फसलों को भी शामिल करें ताकि फसल वितरण का सही चित्रण हो सके। मतलब जो बहुत कम, जैसे ज्वार मान लो बहुत कम उपज हो रहा है, उस जीरो वाले मतलब जो कम उपज, एकदम न्यून उपज वाले भी फसल, उसका भी सही चित्रण दिखाइए ताकि एक्चुअल लैंड भूमि जो यूज हो रहा पता चल सके। ये थॉमस बताते हैं वेल्स में कृषि अध्ययन करके, ठीक है। अब बनर्जी आते हैं भारत में पहली बार। ये भारत में सबसे पहले बीबर की विधि का यूज करते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। याद रखिएगा 1963 में। क्लियर। इतना ही याद रखिए, इनके में सीक्वेंस पूछा जाता है वहीं पर ये काम आएंगे, ठीक है। बीबर का विधि का पहली बार भारत में किसने प्रयोग किया? बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में किया फर्स्ट बार, याद रखना, पश्चिम बंगाल में। उपाक 1964 में थॉमस द्वारा संशोधित विधि का प्रयोग किया गया। जो थॉमस ने भी संशोधित यहाँ किया था, इसी विधि का प्रयोग किसने किया? कोपाक ने। एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में इन्होंने प्रयोग किया था। इंग्लैंड और वेल्स की कृषि एटलस के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग 9वां अय्यर का। अय्यर जो 1969 में आए, इन्होंने मध्य प्रदेश का क्षेत्र लिया। अभी हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर देने ही जा रहे हैं, 12 तारीख आई थिंक है डेट। तो ये जो है आपका अय्यर यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र लिया, यहाँ का क्षेत्र का जिक्र हो गया। विधि बीबर के विधि का प्रयोग किया था इन्होंने, अय्यर ने। परिणाम जो है 43 जिलों के 9 जो है मुख्य शस्य संयोजन प्रदेशों में बांटा था। जो 43 जिला था मध्य प्रदेश का, उसको 9 मुख्य शस्य संयोजन क्षेत्र में बांटा था मध्य प्रदेश को। बस इतना याद रखो, मध्य प्रदेश क्षेत्र पर बीबर की विधि का किसने प्रयोग किया था? अय्यर ने। कितने जिलों को कितने भागों में बांटा शस्य प्रदेशों में? तो ये 43 जिलों को 9 मुख्य शस्य संयोजन प्रदेशों में बांट दिया। इसके बाद से आते हैं जसवीर सिंह। 1974 में हरियाणा और पंजाब में इन्होंने अध्ययन किया। बीबर की विधि प्लस वहां पर पीएफएस समूहन जो तकनीक था, पहला मेथड था सांख्यिकी तकनीक का, उसका भी इन्होंने यूज किया है। कॉम्बिनेशन किसका है उसी को माना जाएगा, पीएफएस भी यही कहता है। एक बार और आपको याद दिला दूं कि कोई भी ग्रुप है या कोई भी क्षेत्रफल उस क्षेत्र में 4 भागों में डिवाइड किया, तो सबसे बेस्ट ये अनुमान नहीं लगाना है। ये बोलता है पीएफएस विधि, ये बोलता है साफ साफ कि हम एनालिसिस करेंगे, इसकी गुणवत्ता देखेंगे और जो रिजल्ट लेकर के आएगा उसके स्थान पर बताएंगे कि पहला रैंक किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस विधि का, पीएफएस समूहन विधि का और बीबर की विधि का प्रयोग हरियाणा और पंजाब में किसने किया? तो जसवीर सिंह 1974 में। विशेषता अधिक उन्नत और सांख्यिकी सटीकता पर जोर दिया था। सही बात है, पीएफएस जो विधि उसी बेस्ट को मानता है, बीबर विधि भी बेस्ट को मानता है, ठीक है। क्लियर। तो जसवीर सिंह ने हरियाणा पंजाब में बीबर विधि और पीएफएस विधि का यूज किया।
माजिद हुसैन उत्तर प्रदेश में यूज किया था 1995 में, बीबर की पद्धति का उपयोग किया था इन्होंने। परिणाम 10 जो है मुख्य फसली संयोजनों की पहचान की थी। क्लियर, आगे अब बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सांख्यिकी सूत्र अनुप्रयोग जो है ये देख लेते हैं। देखो अन्य प्रमुख विद्वान में पावन लाल जो है 1953 में, अरफिउल्लाह 1956 में सांख्यिकी सूत्र अनुप्रयोग किए हैं। ठीक है, अब ये देखो नेल्सन इसके बाद से जो है ये हम लोग रफीउल्लाह को पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, नेल्सन जो ये पावन लाल याद रखिए 1953 में। नेल्सन जो है 1955 का मानक विचलन जो सूत्र है इनका, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला है ये क्या कहता है, प्रयोग कौन सी फसल औसत से कितनी महत्वपूर्ण है ये देखना था नेल्सन को, कि कौन सी फसल जो है औसत से ज्यादा महत्वपूर्ण निकल के आती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आई उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, सबसे ऊंचा इसका है औसत रैंक। वैसे उससे कम जो आई उसको सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला का मतलब रैंक दिया। इसका थर्ड आई, तो ये आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन जो फार्मूला बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए लास्ट इसमें प्रादेशिक तकनीक में, कृषि प्रादेशिक तकनीक में सम्मिश्र बहुकार की तकनीक। इसके पहले हमने 4 जो है तकनीकें पढ़ चुका, उसमें जितने भी उनके भाग थे पार्ट थे हमने पढ़ लिया। देखो इतना डिटेल में मैं लेके आया हूँ, ये इतना डिटेल किसी आप जाके पेड क्लास में देखना एक बार, शायद आपको ना मिले, शायद मिल भी जाए तो बहुत विद्वान होंगे, अपने आप को बहुत मेहनत किए होंगे। यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत किया, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। आप देखो सम्मिश्र बहुकार की तकनीक क्या है, तो इसमें क्या था, मूल्य जो उद्देश्य सस्य जो क्रॉप कोई फसल है और कोई पशु है, ठीक है, कोई एक समान मापक पर लाना। जब ये मापक पर लाया जाता था सामान, तो क्या होता था कि फसल जो है कोई क्रॉप मतलब कोई गेहूं या धान है, ठीक है, तो क्षेत्रफल मतलब हेक्टेयर या एकड़ में मापा जाता था। ठीक है, मतलब 1 एकड़ में कितना कुंटल गेहूं हुआ। ठीक है, उसको सब पशुधन जो है उसको संख्या सिरों की गिनती होती थी, मतलब कितना पशु है, 1 2 3 4 5 1 एकड़ में, तो ऐसे गिनती होती थी गेहूं के साथ। तो कहाँ हेक्टेयर में या एकड़ में मापा जाता था किसी फसल को, ठीक है, कि 1 एकड़ में जो है हमारा जो है 1 कुंटल गेहूं हुआ और उसी में जो 10 पशु हैं। ठीक है, तो ये समस्या थी, इन दोनों को सीधे जोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये मिश्रित कृषि का सही वर्गीकरण नहीं था, कठिन हो जाता था। ये संख्या में पशु थे, कुंटल में इनका वजन था, और जो हेक्टेयर में एकड़ में बोया जाता था गेहूं ये भी कुंटल में था। तो ये संख्या में हो जाता था, इनका वजन ज्यादा था। आए भी फसल जो है ये 1 2 काउंट नहीं कर सकते, तो ये इसकी समस्या हो गई थी, इसीलिए सब मिश्र बहुत तकनीक लाया गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि समाधान, इसमें क्या हुआ, अब देखिए तुलनीय माप किया गया, इसमें सोल्यूशन किया गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने क्या यहाँ पर जाना समाधान में, कि कोई पशुधन है उसमें परिवर्तन किया गया। क्या क्या परिवर्तन किया गया, पशुओं को खिलाने के लिए जो आवश्यक भूमि की गणना की गई, कि किस भूमि से किस एरिया से पशु को चारा दिया जा रहा है। ठीक है, उसकी तय की गई कितना एकड़ में वो जमीन है जहां से पशुओं को चारा दिया जा रहा है। उसके बाद से वास्तविक फसल क्षेत्रफल लिया गया, कि कितना एरिया में गेहूं या धान उगाया जा रहा है। इस दोनों चीज को लेके पशु को खिलाने वाला एरिया, गेहूं और धान बोए जाने वाला एरिया में जब जोड़ा गया, तो कुल कृषि क्षमता उस एरिया का टोटल जो है एग्रीकल्चर कैपेसिटी निकल के आ गया, जिससे सम्मिश्र बहुकार की तकनीक कहा गया। अब इसमें कौन कौन विद्वान है, इसमें जो विद्वान है बीबर न्यूनतम विचलन विधि, इनका सांख्यिकी ढांचा 1954 में। 1963 में देखोगे थॉमस का जो आया था वेल्स में, पशुओं को पशु इकाइयों में बदला, भूमि उपयोग का हिस्सा बनाया। फिर से 1964 में कोपाक ने इंग्लैंड और वेल्स के कृषि एटलस में परिष्कृत किया, चारा आवश्यकताओं को आधार पर एक समान स्तर में बांटा। तो इन लोगों ने काम किया, 3 लोगों ने, ये आप लोग को याद रखना, बीबर, थॉमस और कोपाग ने सम्मिश्र बहुकार की तकनीक दिया है। अब देखिए 3 4 पॉइंट और है, समझ लेते हैं, मतलब एक और पॉइंट है इसमें, उसमें 3 4 पॉइंट है। जैसे कृषि प्रादेशिकरण की विधियां कौन सी है, सस्य प्रतिरूप आता है, सस्य संयोजन आता है। अभी ऊपर हम लोग इसमें जितने भूख लोग थे पढ़ते आए हैं। तो देखो सस्य प्रतिरूप क्या होता है, इसे क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। मुख्य बिंदु प्रत्येक फसल को कुल कृषि क्षेत्र के संदर्भ में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, याद रखना। जैसे गेहूं का 60% हो गया, चावल का जो हो गया उस क्षेत्र में 20%, अन्य का अदर ले लो, तो इसी को हम सस्य प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण ले लो, पंजाब में भूमि उपयोग में
समय के साथ बदलाव जैसे हरित क्रांति में हुआ था। तो ये शस्य प्रतिरूप है कि एक क्षेत्र में हम कितने प्रकार के फसलें उगा पा रहे हैं। शस्य संयोजन में तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। अभी पहले हम शस्य प्रतिरूप में क्या किया है, हमने प्रतिशत में उस क्षेत्र में कितना बोया जा रहा है परसेंटेज में इस डाटा को निकालते हैं, ठीक है। गेहूं कितना बोया जा रहा है, चावल कितना बोया जा रहा है किसी क्षेत्र पर। लेकिन शस्य संयोजन में क्या होता है, गेहूं के साथ हम सरसों बो सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। चावल के साथ जूट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हम क्या कर सकते हैं, पशुधन मतलब लाइव स्टॉक कर सकते हैं, किसी भी हम पशु को वहां पर चाहे मछली को उसके साथ हम मान लो चावल है तो धान की खेती है, जूट लगा दिए, उसके साथ हम लोग क्या मछली भी यूज कर सकते हैं, पाल सकते हैं। इसमें स्पष्टीकरण क्यों ऐसा किया जाता है कि देखो किसान की जोखिम कम करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि पशुधन से भी लाभ मिल जाए, मछली पालन से कुछ पैसा आ जाएगा उसी मिट्टी से, ठीक है। इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। इसमें वेबर, दोई, रफीउल्लाह बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, अभी आपको ऊपर बताया हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, देखो इतना इसमें इंपॉर्टेंट था। अब शस्य संकेंद्रण देख लेते हैं। हमने यहाँ पर किसमें पढ़ा है, शस्य प्रतिरूप, शस्य संयोजन, कृषि प्रादेशिकरण की ये विधियां चल रहा है। अब शस्य संकेंद्रण क्या होता है ये देखो सब पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चल रहा हूँ। शस्य संकेंद्रण में ये परिभाषा है इसका, देखो किसी क्षेत्र पर अन्य फसलों की तुलना में किसी विशेष फसल की प्रधानता कितनी है, यह जलवायु और मिट्टी की जो है उपयोगिता को दर्शाता है। तो इसमें शस्य संकेंद्रण में क्या है भाई, किसी का ज्यादा संकेंद्रण क्यों है, क्योंकि वहां पर उस फसल की ज्यादा प्रधानता है, ज्यादा उसकी उपज है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में गेहूं की। तो इसमें काम कौन किया था, काम किया था इसमें विद्वान जो है, देख लो आप लोग, इसमें विद्वान थे जो फ्लोरेंस थे 1948, लोकेशन कोसेंट का उपयोग किया था इन्होंने। भाटिया 1965, भारत में फसलों का संकेंद्रण के जो प्रचलित विधि दी इन्होंने। जसबीर सिंह 1976 में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में शस्य संकेंद्रण सूचकांक प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये इनका विद्वानों का योगदान है शस्य संकेंद्रण में, ठीक है। फ्लोरेंस थे, उसके साथ ही आप भाटिया थे और जसबीर सिंह थे। तो भाटिया देख लेते हैं, भाटिया जो है शस्य संकेंद्रण सूत्र दिया था, क्योंकि हम लोग जसबीर सिंह पढ़ लिए हैं। अब देखो शस्य संकेंद्रण सूचकांक में क्रॉप जो है यहाँ पर देखें, पीएई बटे पीएआर इनका था। पीएई क्या, क्षेत्रीय इकाई में किसी फसल की प्रतिशत क्षेत्र, मतलब कितना ज्यादा वो है उस एरिया में, उसकी प्रमुखता डेंसिटी कितनी है, प्रधानता कितनी है। पीएआर क्या है, पूरे प्रदेश या देश में उसी फसल का प्रतिशत। देखो एक तरह से मैं आपको पिछला सिद्धांत पढ़ाया था, आपको अगर पता हो एनएडी वाला, तो उसी के आधार पर ये है, ठीक है। तो पीएई क्या बोला है कि कोई कोई एक जो है एरिया है, मान लो आपका कोई डिस्ट्रिक्ट उसमें बोया गया है, ठीक है, बोया गया है फसल जो है पीएई है, उसका कितना ज्यादा वहां वर्चस्व है, ठीक है। अब पीएआर क्या, पूरे देश में या पूरे प्रदेश में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा उस प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसका फसल का जो प्रतिशत कितना आ रहा है निकल के, या देश में कितना आ रहा है, ये लिया गया। तो एक तो हो गया किसी क्षेत्र में, एक हो गया पूरे जो है देश में, ठीक है, पीएआर। अब ये जो है ये सूचकांक बताता है, यदि सूचकांक उच्च संकेंद्रण ये है आपका हाई व्याख्या करता है, फिर से यदि सूचकांक जो है निम्न संकेंद्रण, ठीक है। तो ये इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष है कि यह सूचकांक अति व्याप्ति ओवरलैप को स्पष्ट करके गेहूं क्षेत्र या चावल क्षेत्र जैसे कृषि प्रदेशों का निर्धारण में सहायक है। वही बोला हूं कि भाटिया से क्या हम निकाल सकते हैं कि आपके एरिया मान लो उत्तर प्रदेश में गेहूं ज्यादा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आपका, हो रहा है चावल, ठीक है। तो यदि सूचकांक में उच्च संकेंद्रण है तो मान लो गेहूं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश का देखा। यदि सूचकांक पश्चिम बंगाल में जो हो रहा तो चावल हो रहा उच्च संकेंद्रण, अगर डाउन है तो उससे क्या होगा कि वहां पर उसका संकेंद्रण कम है। क्लियर, ये भाटिया कहते हैं। शस्य विविधता में देखें तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, महत्वपूर्ण सिद्धांत में देखा जाए इसका अवधारणा और मापन क्या है ये देख लेते हैं। सामान्य कृषि तकनीक का स्तर जितना ऊंचा शस्य विविधता उतनी कम होगी, मतलब कृषि तकनीक जितना ऊंचा होगा विविधता उतनी कम होगी, ये विशिष्टीकरण कहलाता है। अब ये देखो जितना आप तकनीक ऊंचा रखोगे उतना विविधता कम होगी, सही बात है ना। कृषि की तकनीक जितनी कम होगी विविधता उतना ज्यादा होगी। अब देखो कैसे, उदाहरण के लिए अधिक विविधता है, क्यों, सूचकांक इंडेक्स 20 है सबका, देखो क्यों है ये, इसका जो मान जितना कम होगा विविधता उतनी अधिक होगी। और उदाहरण के लिए कम विविधता देखो, इसमें क्या है,
इसमें अधिक इसका सूचकांक है, मतलब यहाँ पर जो अधिक यहाँ पर सूचकांक मान जितना अधिक होगा विविधता उतनी कम होगी। तो टेक्निक आपके पास कितना ज़्यादा कृषि करने का, उससे क्या होता है विविधता जो होती है कम हो जाती है। समझ में आ गया? शस्य विविधता कम हो जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बताता है कि किसी एरिया में किसी भी चीज़ का उच्च अगर आपको संकेंद्रण करना है बहुत ज़्यादा वहाँ पर किसी एरिया में किसी पदार्थ का, गेहूँ का, धान का, आपका बाजरा का, जौ का अगर वहाँ पर संकेंद्रण ज़्यादा करना है तो वहाँ पर कृषि की तकनीक अच्छी होनी चाहिए, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि फार्मूला था यहाँ पर आपका आईसीडी बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे एन। यहाँ पर आईसीडी शस्य विविधता सूचकांक होता है, इंडेक्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और ये सिग्मा जो है आपका जो है एक्स उन सभी फसलों के बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत योग जो कुल फसल क्षेत्र के 10% या उससे अधिक भाग पर बोई गई है। ठीक है, एन फसलों की संख्या जिनका हिस्सा 10% या उससे अधिक है। ठीक है, तो ये जो है इनका जो है शस्य जो है विविधता निकालने का सूचकांक है भाटिया का। जसबीर सिंह 1976 में भी दिए थे। जसबीर सिंह ने हरियाणा का संदर्भ में इस पद्धति का प्रयोग किया प्रादेशिक असंतुलन को समझाने के लिए। समझ में आ गया? तो देखो कि यहाँ पर भारत की कृषि पद्धतियां में एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया में कृषि भूगोल में वर्गीकरण जो सिंह और डिल्लो द्वारा हिटलसी का अनुप्रयोग किया गया था। हिटलसी जो 5 मूल मानक माने थे उसमें फसल और पशुधन संयोजन, ठीक है, उसके बाद से कृषि उत्पादन की विधियां, कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त संरचनाएं, भूमि श्रम पूंजी की सघनता और उत्पादों का निस्तारण, ये इनके 5 मूल मानक हैं, ये पूछे जाते हैं। यहाँ तक पूछा गया एमपी में कि हिटलसी के 5 मूल मानक कौन थे, ये भी पूछा गया। ठीक है, सिंह और डिल्लो का जो 5 जो है जगह वहाँ पर 7 विस्तृत मानक दिया था। हिटलसी के ही अनुप्रयोग किया था विधि को। फसल संरचना, कृषि के तरीके, फिर से पशु संयोजन, पशुधन संयोजन, भूमि जोत, शस्य गहनता, इसके बाद से उत्पादों का बाजारीकरण, इसके बाद से कृषि उत्पादकता, ये इनका टोटल 7 हो गया। अब अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग तो फसल संरचना में फसलों की संयोजन और रैंकिंग की जाती थी। फिर से पशुधन संयोजन में खेती के साथ पशुपालन किया जाता था। शस्य गहनता में भूमि की कितनी बार उपयोग हुआ यह देखा जाता था। कृषि के तरीके में मशीनीकरण और सिंचाई के जो तरीके से यूज किया जाता था। भूमि जोत में भू स्वामित्व का ढांचा कितना है, उत्पादों का बाजारीकरण, उपज का बिकाऊ हिस्सा कितना है ये देखा जाता, कितना खाया जा रहा, कितना बेचा जा रहा, कृषि उत्पादकता क्या है ये देखा जाता था। सिंह और डिल्लो का यह था जिसके कारण भारत में बागानी और मिश्रित और चावल प्रधान और गेहूं प्रधान कृषि होने लगी। क्लियर? सारे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थे, सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आरएसबी टीच को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा कि औरों का मदद हो सके फ्री में। मेरा यही एक मोटिव है अपने जीवन का कि सभी को फ्री में नॉलेज दूं। ये मत सोच के चलो कि ये फ्री में बोल रहे हैं तो आगे पेड लाएंगे। मुझे पेड लाने का कोई भविष्य में सोचा नहीं, मैं न सोचूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लड़के बहुत जो होते हैं कमजोर होते हैं पैसे से, आप पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।